नमस्कार, आज है वीलॉग 53 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो कल इतिहास बदलते देखा, इतिहास को बनते देखा, इतिहास को हारते देखा अहमदाबाद में। जिस मैदान के बारे में भी बोला गया कि इस मैदान में कभी भारत ने कोई इम्पोर्टेंट मुकाबला नहीं जीता है, वहाँ हमने भारत को T20 वर्ल्ड कप का कप उठाते देखा। ये कहानी एक कमबैक की कहानी है। ये पूरा टूर्नामेंट है कमबैक की स्टोरी लिखी जाएंगे, उसमें कहानी है, उसमें कमबैक कहानी है संजू सैमसन की। कैसे टीम में थे ही नहीं और आए तो क्या आए यार। ये कहानी है ईशान किशन की, जो 2 महीने पहले तो उसको पता नहीं था मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, और आया तो क्या आया, क्या आया वो लड़का। ये कहानी है अभिषेक शर्मा के कमबैक की। पूरे टूर्नामेंट नहीं चला वो लड़का और फाइनल में आके फिर रिकॉर्ड ब्रेक किए। फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है वो किया। तो ये कहानियां हैं भारत के टीम के कमबैक की, जो 2023 के वर्ल्ड कप हारने के बाद 50 ओवर्स वाले, उसके बाद जो कमबैक किया है, तो आज तक वो टॉप पे हैं और होपफुली टॉप पे ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि 7-8 साल तक आगे कोई टॉप होने की संभावना है। ये कहानी है भारत की क्रिकेट के सिस्टम की। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को, कैसे प्लेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बी T20 या अंडर 19, अंडर 15, अंडर 16, विमेंस, आप नाम लीजिए, उसमें क्रिकेट तो मतलब क्रिकेट में भारत सुपर पावर है, साबित कर दिया। हम कोई भी फॉर्मेट में आज 2023 के वर्ल्ड कप के बाद अभी तक के जितने भी ICC ट्रॉफीज हुई हैं, किसी भी फॉर्मेट में हुई हो, भारत उसमें नंबर 1 पे रहा है। तो ये बड़ी बात है किसी भी टीम के लिए। तो ये कमबैक की कहानी है, कैसे एक टीम जो 2023 में वर्ल्ड कप का फाइनल अपने घर में हारती है और फिर वहाँ से बैक करती है, वापस आती है और क्या आती है। तो बधाई हो इंडिया। नमस्कार, आज है वीलॉग 54 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो कल से संसद का बजट सेशन का दूसरा सत्र शुरू हो गया और वही हो रहा है जो पिछले सत्र में हुआ, कुछ नया नहीं। अपोजिशन ने फिर से हंगामा किया और संसद को चलने से बंद किया। अभी मैं मानूंगा ही नहीं कि संसद को सरकार नहीं चलने दे रही, अपोजिशन नहीं चलने दे रहा। पिछले सत्र के आखिरी में ये आए थे कि ओम बिरला को हटाने के लिए हमें एक मोशन मूव करना है। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, सबसे पहले जगदम्बिका पाल जो आसन पर बैठे थे, उन्होंने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं पहले, और ये बात हो चुकी थी पहले भी, कि पहले हम ओम बिरला को हटाने का जो मोशन है उस पर डिस्कस करेंगे और ओम बिरला का फैसला करके, क्योंकि ओम बिरला आसन पर बैठ नहीं रहे हैं, जब तक फैसला नहीं होगा वो आसन पर बैठेंगे नहीं। तो इन्होंने गोल पोस्ट चेंज करें। अब हमें ओम बिरला पर नहीं बात करनी, अब हमें ईरान और इजराइल वाली वॉर पे बात करनी है। तो उसके पहले सरकार ने क्या किया, सरकार की तरफ से एस जयशंकर विदेश मंत्री आए, संसद में सरकार का पूरा पक्ष रखा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, हम कैसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ। और उसको भी ये सुनने को रेडी नहीं थे, ये हंगामा करते रहे, सुनने को रेडी नहीं थे। फिर वो वॉकआउट कर गए और संसद कल नहीं चली। अब ये जिस जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें ये संसद चलाना है, ईरान इजराइल, क्या गारंटी है कि अगली बार जैसे ही सरकार बोलेगी ठीक है ईरान पे बात कर लेते, ये फिर भी गोल पोस्ट चेंज करेंगे। ये फिर गोल पोस्ट चेंज करके बोलेंगे हमको टिम्बकटू में कुछ हो रहा है, हमको वहां पे बात करनी है। क्योंकि राहुल गांधी स्पेशली वो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, वो चलना ही नहीं देना चाह रहे हैं। वो शांति पसंद आदमी है नहीं, वो एंटाइटलमेंट है उनका कि अगर हंगामा नहीं करेंगे तो हमारा काम है हंगामा करना। उनको पता है, किसी ने समझा दिया है कि आपका काम है केवल हंगामा करवाना, और वो वही करवा रहे हैं। AI समिट में हंगामा करवाया और उसको छाती ठोक के बोल रहे हैं कि मैंने देखो कैसे बर्बाद कर दिया, AI समिट करवाया था इन्होंने। अब ये वीडियो देखिएगा। सुना होगा आपने AI, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। और अब समझिए कि वो किस माइंडसेट से चल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का मतलब है ही नहीं कि सरकार चले, राहुल गांधी का मतलब है ही नहीं कि संसद चले, राहुल गांधी का मतलब है ही नहीं कि देश में शांति व्यवस्था से काम चले। ये लग ही नहीं रहा कि विपक्ष का नेता है, इतना कैजुअल विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। राहुल गांधी की टीम को सोचना चाहिए, उनकी टीम में है ही कौन जो सोचेगा। खैर, कांग्रेस का भगवान मालिक है। धन्यवाद। नमस्कार, आज है वीलॉग 55 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो ईरान इजराइल और US की लड़ाई के बीच में तेल का संकट अब पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। इंडिया में भी तेल और गैस के
गैस का संकट दिखने लगा है धीरे धीरे। रेस्टोरेंट्स पे सबसे पहले असर पड़ा है, कमर्शियल गैसेस पे, वो बंद होने के कगार पे आ गए हैं। मीनवाइल ये बोला जा रहा है कि हमारे पास गैस का संकट नहीं है, डोमेस्टिक फ्रंट पे उसको मैनेज किया जा रहा है। हमने अपने सप्लाई जो हॉर्मुज से आ रहा था 55%, 40% से 50% के आसपास, उसको हमने घटा के 15% कर लिया डिपेंडेंसी, और हम सप्लाई के लिए अलग वेन्यूज से ला कर 40 से ऊपर सप्लायर्स हमने अफ्रीका के छोटी छोटी कंट्रीज से भी सप्लाई लाने की बात हो रही है। लेकिन हाँ, उसमें लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप गल्फ से लाते हो तो थोड़ा स्पीड आता है, वहां से आता है थोड़ा टाइम लगता है। और जो हमारी डोमेस्टिक रिफाइनरीज हैं, उनको बोला गया एलपीजी पे असर नहीं पड़ना चाहिए, आप 100% प्रोडक्शन पे चलिए। तो कल से 10% जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया है। तो वो भी एक है, सरकार की तरफ से ये भी आया है कि कुछ भी हो जाए, एलपीजी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। एलपीजी पीएनजी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सीएनजी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे एक बड़ी बात आई है कि $130 पर बैरल क्रूड ऑयल तक का रेट अगर होगा मार्केट में, तब तक सरकार हिट ले लेगी अपने पे, उतना है स्पेस। लेकिन उससे ऊपर होगा तो शायद हमें पास ऑन करना पड़ेगा। अभी रेट जो है वो 100 के आसपास है, तो अभी कोई बढ़ने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर बढ़ा क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में, तो शायद हो सकता है कि कुछ हो। लेकिन मीनवाइल ये है कि सप्लाई को मेंटेन किया जा रहा है, कमिटीज बना दी गई हैं जो रिव्यू कर रही हैं ऑन आर्ली बेसिस नाउ कि क्या हो रहा है और कैसे सप्लाई को चैनलाइज करना है। तो सरकार क्या करना है कि हम अच्छे पोजीशन में हैं, हम पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एनफ है। स्टॉक भी हमारे पास 50 दिन से ऊपर का है, लेकिन हाँ, हम स्टॉक को यूज नहीं करते कभी भी। जो आपका स्टॉक होता है वो रिजर्व स्टॉक है, स्ट्रैटेजिक स्टॉक है, उसको रिजर्व बहुत ही असामान्य स्थिति में करते हैं। तो वो करने की नौबत नहीं आएगी उसको यूज करने की, और लेट्स सी आगे क्या होता है। नमस्कार, आज है व्लॉग 56 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो फाइनली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पे आया हुआ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, जिसको गिरना था। लेकिन उस डिस्कशन में जो बातें हुई हैं उसमें कल अमित शाह जी ने भाषण दिया, और अमित शाह ने राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि ये मोशन राहुल गांधी ने मूव किया, भले उसने साइन नहीं किया, और इस मोशन में कितनी गलतियां थी वो सारी हाईलाइट की। कि पहले आपने डेट गलत किया, फिर उसके बाद आपने फोटोस्टेट कॉपी लगाई, जो फोटोस्टेट कॉपी का रूल नहीं है। साइन कॉपी में एक ही का साइन था, बाकी के लोगों की फोटो कॉपी लगा दी, वो भी गलती की आपने। डेट गलत कर रहे, नाम गलत कर रहे, सब गलत किया, फिर भी ओम बिरला ने वो उसको एक्सेप्ट किया आपकी सारी गलतियों के बाद भी, क्योंकि आप फिर बहाना न बनाए कि हमारा प्रपोजल अब एक्सेप्ट नहीं हुआ है, फिर भी एक्सेप्ट किया गया। तो ये गलतियां गिनाई, और राहुल गांधी की गलतियां गिनाई कि राहुल गांधी ने आज तक किया क्या। और सही में मतलब मुझे नहीं समझ में आता, राहुल गांधी के भाषण मैंने इतने सुने हैं, कभी भी राहुल गांधी को किसी पर्टिकुलर क्लॉज, नियम, कोई आर्टिकल, कोई रूल बुक का कोई रूल नंबर कोट करते कभी नहीं सुना। किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का कोई नंबर कोट करते आपने कभी नहीं सुना होगा। ये जबकि सांसद के हर विपक्ष दोनों साइड के लोगों को सुनिए, वो जब बोलते हैं ना तो उसके साथ वो एक रूल नंबर या किस रूल पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हो, नंबर्स कोट कर रहे होते हैं। राहुल गांधी कभी नंबर्स कोट नहीं करते। मुझे जहां तक लगता है इनको नंबर्स की जानकारी नहीं है, इनको पता नहीं है। लाल किताब लेके चलते हैं संविधान की कॉपी, लेकिन उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो कभी भी उनके भाषण में आज तक 22 साल हो गए राहुल गांधी को, लेकिन संसद के नियम उनको नहीं पता, या वो पता नहीं करना चाह रहे। पहले जब उनकी सरकार थी तो संसद आते ही नहीं थे, अब आने लगे हैं। पिछले वाले भी नहीं आए, इस बार से आने लगे हैं, क्योंकि इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए। तो वो सुनते नहीं है, और उनकी ये बातें बताई गई कल, और उनके जो ये प्रपंच रच रखा है विपक्ष ने, उन सारे प्रपंचों के जवाब दिया अमित शाह ने, और ये बिल गिर गया। नमस्कार, आज है व्लॉग 57 और मैं बताऊंगा मैंने कल क्या देखा। तो अभी इजराइल यूएस की जंग के कारण थोड़ा गैस तेल का संकट पूरे विश्व में बढ़ गया है। कल सरकार का बयान पेट्रोलियम मिनिस्टर ने संसद में दिया कि प्रॉब्लम नहीं है, हमने 26 की जगह 40 देशों से अब इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, हमारे पास रिजर्व भी हैं। उसके अलावा गैस के मामले में उन्होंने ये कहा कि गैस में प्रॉब्लम है, थोड़ी कमर्शियल बंद हुआ भी है, ऑब्वियसली गैस में प्रॉब्लम है भी, लेकिन हम उनको टैकल कर रहे हैं। पैनिक की बात नहीं है, हमारे पास उतना सप्लाई है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। अभी पैनिक इसलिए हुआ कि कमर्शियल बंद होने के कारण
कमर्शियल बंद होने के कारण ब्लैक मार्केट शुरू हो गया, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हुए हैं और जो रेस्टोरेंट बड़े रेस्टोरेंट उनको बंद नहीं होना, तो वो क्या कर रहे हैं, ब्लैक मार्केट से खरीद रहे हैं। इसलिए मार्केट में कम हुआ है। ये डीलर्स के लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे उन्होंने ब्लैक किया है और उससे प्रॉब्लम शुरू हुई है। क्योंकि मैंने कल एक न्यूज देखा जिसमें एक बंदे का बुकिंग हो गई, उसका सिलेंडर डिलीवर भी होगा, उसको पता ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके नाम पे बुकिंग कर ली और डिलीवर करवा दिया। तो ऐसे कांड हो रहे हैं, इसके कारण पैनिक और क्रिएट हुआ है। लेकिन आने वाले 4-5 दिनों में जो भरोसा है, जो जिस तरह की हुई है कि अभी ईरान से बात हो रही है, 1 by 1 शिप निकलवाई जा रही है, 30-35 शिप वहां पड़ी हुई है अभी हमारे पास, तो वहां से शिप निकलवाई जा रही है। तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम 4-5 दिनों में सेटल हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। हाँ, अगर ये लंबा लड़ाई चला तो मुश्किल और बढ़ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास डरने की बात नहीं है, पैनिक की बात नहीं है। और ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका भी $200 पर बैरल से ऊपर का तेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ट्रंप को आखिर आना पड़ेगा बात करने। बस ट्रंप अब ढूंढ रहा है कि कोई आए और बात करवा के लड़ाई खत्म करवा दे, ताकि उसकी कॉलर ऊंची रह जाए और वो जो मीडिया में बोलते रहता है कि मैंने हरा दिया, वो बोल भी पाए और ये काम हो भी जाए। तो बस यही इसका इंतजार है, कोई एक भगवान बंदा बेचे जो बीच में बैठ के ये सुलह करना। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, आज वीलॉग 58 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो जैसा ईरान इजराइल यूएस की जंग के बीच में संकट बना है गैस का, लेकिन इसमें अच्छी बात यह हुई है कि G20 के जितने देश हैं उसमें सब में करीब सबने अपने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए हैं, भारत को छोड़ के। भारत के अलावा 2-3 देश और हैं जिन्होंने अपने पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं बढ़ाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, भारत में कंट्रोल कर रहे हैं, सरकार कंट्रोल कर रही है। दूसरी एक अच्छी और बात है कि कल ईरान के प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री की बात हुई और उसके बाद भारत के जहाज होर्मुज से निकलने लगे हैं। कल भी गैस के टैंकर्स आए हैं और 1 by 1 बेसिस पे वो टैंकर निकल रहे हैं और अब हमारे यहाँ टैंकर्स आ रहे हैं। मीनवाइल जो हिंदुस्तान में राजनीति चल रही है वो ये चल रही है कि लोग, अब राजनीति छोड़ो, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ, लोग कोई 50 सिलेंडर रखे हुए हैं, कोई 350 सिलेंडर रखे हैं। एक एजेंसी वाले ने तो पूरा ट्रक ही गायब कर दिया। ये स्कैर्सिटी थी नहीं इतनी जितनी इसको बना दी गई। कमर्शियल सिलेंडर बंद होने से ब्लैक का मार्केट अप हुआ और उससे फिर ये स्कैर्सिटी बनी। लेकिन उम्मीद ये है कि जब जैसे ही खुल गया होर्मुज इंडियन शिप्स के लिए, तो उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में चीजें सामान्य हो जाएंगी और ये जिन्होंने 2000, 3000, 5000 रुपए का सिलेंडर बेचने के लिए सिलेंडर होल्ड कर रखा है, उनको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब सिलेंडर फिर नॉर्मलाइज होंगे, जो कि होने ही वाले हैं, तो जो नुकसान तुम्हारा होने वाला है तुम झेल नहीं पाओगे। तो ये भी देखने वाली बात होगी, देखते हैं। लेकिन अच्छी खबरें अब आ रही हैं। इस जंग के बीच में भारत के लिए थोड़ी राहत की खबरें हैं, लेकिन ट्रंप अंकल क्या करेंगे भी पता नहीं। कल रात को ट्रंप अंकल ने बम्बार्डिंग की है ईरान में। लेट्स सी ईरान कैसे रिटेलिएट करता है। धन्यवाद।